सैयद जाफर हुसैन है। मैं अहलबैत स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का उपवाचक बड़े भाई साहब पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद। यहाँ पे प्रेमचंद और उनके बड़े भाई के बारे में कहानी चलते जा रही है। इस टाइम टेबल को देखिए। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुँह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। इनके टाइम टेबल में सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद मुँह हाथ धोना है, उसके बाद नाश्ता करके पढ़ने बैठना है। 6 से 8 बजे तक अंग्रेज़ी, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, इतिहास का मतलब हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। ये पढ़ने के बाद खाना खा लेना है और उसके बाद स्कूल को चले जाना है। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, फिर 3:30 बजे घर को आने के बाद फिर एक आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल यानी जियोग्राफी, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, एक आधा घंटा वॉकिंग के लिए टाइम टेबल में बना लिए। 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, उसके बाद फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद यानी कुछ ट्रांसलेट कर लेना। 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। ये इनका टाइम टेबल बने हुआ था। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, टाइम टेबल तो कोई भी बना लेता, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात, लेकिन उसको अमल करना ये दूसरी बात है। पहले ही दिन उसके अवहेलन शुरू हो जाती है। पहले ही दिन मैं उसे टाइम टेबल के बराबर चलूँगा बोल कर सोचता, लेकिन वहाँ पे फिर टाइम बिगड़ जाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दावा घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। क्या है, मैं पढ़ने के लिए करने के लिए टाइम टेबल बना लिया, लेकिन पहले ही दिन फिर मुझे क्या होता, मैदान की वो सुखद हरियाली, जो मैदान की हरियाली है, वहाँ के हवा के हल्के हल्के झोंके हैं और फुटबॉल का उछल कूद के नज़ारे हैं और कबड्डी के आवाज़ें हैं और वॉलीबॉल के तेज़ी में भागने की फुर्ती है, ये सब मुझे फिर वहाँ पे खींच लाते और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता और मैदान में उतरते ही मेरा टाइम टेबल मैं भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वो आँख फोड़ पुस्तक किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। और जो टाइम टेबल बना लिए हैं और वो किताबें मुझे जब याद ही नहीं आते और फिर मैं भाई साहब की नसीहत सुनना और उनके फजीहत का अवसर मिलना यानी उन्हें डांटने का अवसर मिलना, ये सब होते रहता। मैं उनके साये से भागता, मैं उनके परछाई से, उनके साये से भागता रहता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता, उनसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो, जैसे कि बिल्ली के जैसे उन्होंने पैरां दबा के यानी बिना आवाज़ करें इन्हों आने की कोशिश करते, लेकिन उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। मैं कितने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर उनके आंखें मेरे ऊपर पड़े और मेरी जानी चले गई। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, हमेशा भाई के हाथ में एक तलवार लटकती रहती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ रहता है, मैं फटकार और घड़कियाँ खा के भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। जैसे कि मौत के सामने, मौत की परेशानी भी आने के बाद भी अपन कितने उसमें रहते, मोह में रहते और आनंद में, माया के बंधन में यानी मोहब्बत के बंधन में जगड़े हुए रहते हैं। वैसे ही भाई के उतने गालियाँ सुनने के बाद भी मैं खेलकूद को तिरस्कार नहीं कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया।
और दर्जे में प्रथम आया। फिर ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए और हमारे भाई साहब फेल हो गए, मैं स्कूल में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। मेरे बीच में और मेरे भाई साहब के बीच में, यानी प्रेमचंद के बीच में और कहेगी उनके बड़े भाई के सामने 2 साल का अंतर, 2 साल का फ़र्क रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथ लूँ, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए। सोचने में आ गए, इनका जी बोल रहा था कि मैं बड़े भाई को हाथ में लेना, यानी उनको मैं डांटना कि आप इतनी मेहनत करते थे, वो कहाँ पे गई, मुझे देखिए। मज़े से खेलते भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, मुझे देख लीजिए, मज़े से खेल रहा हूँ मैं और के क्लास में भी फर्स्ट आ गया। लेकिन वो इतना दुखी और उदास थे कि मुझे उनके दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ, इतना उदास हुआ कि उनके दिल की हमदर्दी से उनके घाव पे नमक छिड़कना मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। अब मुझे अपने ऊपर इतनी खुशी हुई, अभिमान हुआ और इतना आत्मसम्मान हुआ, भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। अब हमारे बड़े भाई साहब का जो रौब है वो अब नहीं रहा। आज़ादी से खेलकूद में शारीरिक होने लगा। क्या है, आज़ादी से अब खेलकूद में जाने लगे, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जला के कौन सा तीर मार लिया, अब मैं तो आज़ादी से रहूँगा और आज़ादी से खेल कूद के रहूँगा बोल के इन्होंने दिल मजबूत कर लिए। और अगर से भाई मुझे कुछ गुस्सा करे तो मैं साफ कह दूंगा कि आप अपना खून जला के कौन सा तीर मारे, फिर भी फेल हो गए ना। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, मैं तो खेलते कूदते क्लास में फर्स्ट आ गया हूँ। जवाब से यह हिकड़ी जातने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। क्या है, मेरे रंग ढंग से, मेरी साहस से ये पता चलता था कि भाई साहब का उतना रुबाब अब नहीं रहेगा। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उसकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गिल्ली डंडे के भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़ा देखता हूँ। क्या है, जो भाई साहब भी मुझे जान लिए कि इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, यानी अच्छी है, इसका दिमाग अच्छा है, इसका सारा समय खेलने कूदने के लिए भी, गिल्ली डंडे भी खेलने के लिए अच्छा है। गिल्ली डंडे भेंट करके खेल के भोजन के लिए उन्हें लौटा तो भाई साहब तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़ते देखता हूँ। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए। ये साल तो आप पास हो गए, क्लास में फर्स्ट आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। खाली एक क्लास में तुम अव्वल आते, इतना घमंड आ गया, लेकिन ये घमंड कितने जनों का भी टूट गया, कितने बड़े बड़े हस्तियां ये घमंड से हट गए। तुम कौन से खेत की मूली है वो। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, जो हिस्ट्री में रावण का हाल क्या हुआ तो आप तो पढ़े होंगे। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, उसके हिस्ट्री से तुम्हारे को मोरल क्या मिला, या यूं ही पढ़े गए। क्या उसका मोरल कुछ समझे या नहीं, खाली पढ़ लेते हुए चले गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। खाली एग्ज़ाम पास होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना, दिमाग को बढ़ाना, यही बहुत बड़ा बात है। जो कुछ पढ़े उसका अभिप्राय समझो, जो भी आप पढ़े उसको अच्छी तरीके से समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। रावण क्या है, भूमंडल का एक राजा का ऐसा था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। ऐसे राजाओं को क्या बोलते हैं अपन, चक्रवर्ती कहते हुए रहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हीं चक्रवर्ती नहीं कह सकते।
आजकल क्या है, अंग्रेज़ राजाओं का विस्तार बहुत बड़ा है। हर एक जगह बादशाह अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही, लेकिन उन लोगों को चक्रवर्ती नहीं कहते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजी के आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। पूरी दुनिया में पूरे लोग अंग्रेज की हुकूमत को स्वीकार नहीं करते, थोड़े जने बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। जो संसार में रावण चक्रवर्ती एक राजा था, संसार के जो भी बादशाह हैं इसको कुछ ना कुछ दान देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? इतना भी रहने के बावजूद उसका आखिर अंत क्या हुआ? घमंड से उसका नाम निशान तक मिटा दिया। उसका जो घमंड था वो घमंड से आज उसका नाम और निशान कुछ नहीं रहा। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आखिरकार उसे एक चुल्लू भर पानी भी देने वाला कोई नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे। जो भी अंदर इंसान गलतियां करे तो करे, लेकिन उसके ऊपर इतराना नहीं, इतनी घमंड नहीं रहना। इतराए नहीं, घमंड करना नहीं है। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। उन्होंने इतना घमंड करते रहा कि आज दुनिया से, दिन और दुनिया से दोनों से भी उन्होंने गायब हो गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, शैतान के बारे में भी पढ़े होंगे। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उसके बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। उसे इतना घमंड था कि भगवान का सबसे बड़ा सच्चा भक्त सिर्फ शैतान ही है बोल के। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकल दिया गया। आखिर में यह हुआ कि शैतान को भी लेके जाके स्वर्ग से नरक में डाल दिया। शहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था। ये तो एक शहरुम बादशाह की कहानी है। उन्हें भी अहंकार यानी घमंड किए थे। भीख मांग मांग के मर गया। आखिरकार उन्होंने भीख मांग के मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तुम तो केवल अब पहली क्लास ही पास हुए, फिर भी तुम्हारा सिर पलट गया क्या? यानी दिमाग खराब हो गया क्या? तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। ये अंधे के हाथ बटेर, ये भी एक कहावत है। यानी आप अपने खुद ही से पास नहीं हुए, कोई करेक्शन करने वाला जैसा बोला वैसा करेक्शन कर दिया, इसलिए आप पास हो गए। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, लेकिन ये मौका एक ही बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधा चेट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। गिल्ली डंडा भी अगर से खेले तो एक आध वक्त उसका निशाना सही लग जाता, लेकिन उन्होंने माहिर खिलाड़ी बोल के तो नहीं बोल सकते। सफल खिलाड़ी तो नहीं होते उन्होंने। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। जो सफल खिलाड़ी वो रहेगा कि उसका निशाना चुका ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं फेल हुआ बोल के आप मत सोचो। मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पीसना आ जाएगा। ये भी दांत पीसना यानी परेशान हो जाना, ये भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। मैं फेल हो गया बोल के आप सोचने का नहीं है, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री का लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। यहाँ देखिए ये पाठ में बहुत सारे कहावतें मुहावरे आ रहे हैं। यहाँ पे लोहे के चने चबाना पड़ेगा, यानी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री में इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जो अंग्रेज़ों का इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसानी नहीं। जो बादशाह हैं हुकूमत करे थे संसार में, उन लोगों को याद रखना इतना आसानी नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, जो 8 हेनरी 1 हेनरी 2 बोल के 8 जने गुजरे हुए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ है, कौन सा युद्ध, कौन सा कांड, कौन से गलतियाँ, कौन से अच्छाइयाँ, कौन से बादशाह के वक़्त, कौन से हेनरी के वक़्त हुए, क्या है ये याद कर लेना आसान समझते हो?
क्या ये याद करना बहुत आसान है क्या? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। अगर से गलती से हेनरी 7 बोल के लिखने की जगह 8 बोल के लिख दिए तो आपके अंक यानी आपके मार्क्स पूरे गायब, सफ़ा चट, यानी पूरे नंबर गायब हो जाएंगे, पूरे हट जाएंगे, सिफर भी ना मिलेगा, आखिरी में ज़ीरो भी मिलना मुश्किल है। हो किस ख्याल में? ये ख्याल में कौन सा ख्याल में है? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, कितने की बादशाह हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, यानी 41, 42, 43 इस तरीके से आगे आते गए। दिमाग चक्कर खाने लगता है, दिमाग में ये सब बिठाना इतने आसानी नहीं है, आंधी रोग हो जाता है, यानी एक बीमारी भी आ जाती कि इतने जनों को याद रखना। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहरुम, पांचुम लगाते चले गए, कहीं एक नाम भी सही नहीं रहता था, इसलिए 41, 42, 43 इस तरीके से नाम लगाते गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अगर से मुझसे पूछते थे नाम क्या रखेंगे तो मैं तो कितने के नाम बता देता था। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह, और ज्योमेट्री में जाएंगे अपन तो ये तो अल्लाह जाने। आबाजा की जगह अजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए, यानी ABC की जगह ACB अगर से लिख दिए तो अपने नंबर्स पूरे गायब। कोई निर्दयी मुहत्तम से नहीं पूछता कि आखिर अजाबा और अजाबा में क्या फ़र्क है, ये कोई नहीं पूछता कि ABC और ACB में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो, ऐसे बेकार बातों के लिए छात्रों को क्यों परेशान करते। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। खाना सालन पानी या पानी खाना सालन, ये दोनों में तीनों चीज़ तो खाते वक्त होना ही चाहिए, फ़र्क क्या है। मगर इन परीक्षाओं को क्या परवाह, लेकिन ये जो जांचने वालों को तो इसके बारे में क्यों, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, जो भी करेक्शन करने वाला वही देखता है किताब में क्या है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, जो भी यही सोचते कि हर एक स्टूडेंट के कि एक एक वर्ड टू वर्ड पूरा रट के आए, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन वे सिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा, आखिर ये रटना ही सबके लिए रख दिए, लेकिन इसको पूरे समझ के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंबा गिरा दे तो आधार लंबा से दुगना होगा। अगर से एक लिखी रही से डाल दी है, उसकी जगह और खींच के लेके गए तो ये नंबर से ये नंबर दूसरा हो जाएगा। पूछिए इसका प्रयोजन, दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद करनी पड़ेगी। वो लंबा एक हो दो या दो हो दो या 4 हिस्से लंबा हो दो, मेरे क्या करना है, लेकिन किताब में जितना लिखा है उतना ही मुझे पढ़ना है। ये पार्ट और पूरा नहीं हुआ, इसका कंटिन्यूशन कल रहेगा।